विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। चलिए, तो फाइनली आज हम जुड़े हैं किसके लिए? लक्ष्य बैच के लिए हमारे। और ये हमारा हरियाणा पीएससी पर बैच है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो एज यूजुअल हरियाणा बहुत तेजी से एग्जाम को कराता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं फिर उसके लिए। तो जो करना है इसी पीरियड में आपको करना है, और बहुत तेजी के साथ करना होगा। ठीक है, एक तरीके से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स को देखते हुए। तो आज की जो क्लास है उसका जो मेन एम है वो है ओरिएंटेशन। तो आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है ना, छोटी क्लास होगी। नॉर्मली जो क्लास की ड्यूरेशन रखी गई है वो रखी गई है 4 से 6:30। ठीक है, 4 बजे से लेकर के 6:30 इवनिंग, और 6, ठीक है 6, ठीक है 6 6:30, मतलब विल डिस्कस एंड देन विल फाइनलाइज इट। तो कहने का मतलब है कि हमने अभी जो रखा है वो इसलिए है बिकॉज जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो फिर चीजें जो तेज हो जाएंगी। तो हम पहले से ही पेस बना करके चलते हैं अपना, ताकि लास्ट में आपके पास जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, खैर फाइनली आप सब लोग एक क्रैश कोर्स में आप जुड़ रहे हैं। तो ये आप सबसे एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और जैसा मैं जानता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सबने पढ़ा हो। कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, इस तरह की चीजें होंगी। बट यस, तो इसके लिए क्या है कि कुछ के लिए कुछ सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही होंगे, तो जो पढ़े हैं वो रिवीजन की तरह हो जाएंगे। बेसिकली क्रैश कोर्स इज अ रिवीजन बैच, है ना, ये सब माइंडसेट है सबके दिमाग में है। हम क्यों करते हैं, हम इसको क्यों करते हैं, क्यों जरूरी हो जाता है? जस्ट फॉर द शेक ऑफ डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन हो जाए आप, रेगुलरिटी। और ध्यान रखिए, एक तो हम रिवीजन कर लें, और दूसरा प्रैक्टिस कर लें। ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कि रिवीजन और प्रैक्टिस। तो रिवीजन किसका करें, पहले तो ये पता हो। तो भाई हमें टू द पॉइंट चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपको टॉप नहीं करना है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है ना, प्रीलिम्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन एंट्री गेट है। मतलब इसके मेंस में मार्क्स तो जुड़ेंगे नहीं, जस्ट लाइक यूपीएससी। बिल्कुल, प्रीलिम्स बस पास करना है, फिर मेंस में अपने को एंट्री करनी है। तो यहाँ जो अपना एम है वो है प्रीलिम्स। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस प्रीलिम्स की तरफ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो प्री में पूछे जा रहे हैं। हम रिवीजन करते समय देखो अलग से पॉसिबल नहीं होता है इस चीज को। ठीक है, तो मैं तो ओवरऑल सब कुछ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ओरिएंटेशन जो होता है वो फैक्ट्स की ओर, प्रीलिम्स साइड में थोड़ा सा ज्यादा होगा। कि ऐसा, जैसे अभी हम पहले क्या है, कॉज इफेक्ट, क्यों, क्या, कैसे, इन सब में जाते हैं। अब यहाँ पर क्या पर ज्यादा फोकस होगा, व्हाट, है ना, व्हाट, इस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, मतलब आप लोगों का। बाकी एक है ये क्विक रिवीजन होगा। तो सारे सब्जेक्ट्स जिसने पढ़े हैं, कोई है यहाँ पर ऐसा? सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़े? सारे, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। बाकी नहीं है, ठीक है। चलो, तो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कुछ बच्चों ने पढ़े हैं और कुछ ने नहीं पढ़े हैं। तो ठीक है, तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन टाइप से आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन की टू सक्सेस ये नहीं है। मजे की बात यहाँ पर यही है, की टू सक्सेस ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस वाला पोर्शन है जो वो की टू सक्सेस है। और यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि सर क्लास में सारा रिवीजन करा दो वहीं से पेपर में आ जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। सीधी सीधी बात है, ब्लफ करने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। मेरा काम है हर एक चीज को पूरा कंप्लीट पहले कर देना, रिवाइज करा देना, और आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस की ओर मोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे आपका इंट्यूशन डेवलप हो जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंट्यूशन को डेवलप कीजिए, और मार्क्स फेच कर लीजिए वहां से। ठीक है, तो ये तो एक कठिनाई वाली बात बोली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इजी मोड में थोड़ी सी बात करें, तो आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये सबसे अच्छी बात है, सब एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह सकता कि आप में से एक ही होगा जो पास करेगा, जैसे मैं यूपीएससी में डरा देता हूँ कि एक ही होगा जो पास होगा बस, है ना, बाकी देख लो आपस में कैसा कॉम्पिटिशन। यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सब पास होंगे। रीजन, हम प्रीलिम्स के लिए जुड़े हैं। प्रीलिम्स में 12 गुना लोग पास होते हैं। एज ए ओरिएंटेशन मुझे यहाँ पर बताना होगा कि जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जितनी भी टोटल वैकेंसी आएंगी, उसके 12 गुना लोग
पास होंगे मेंस देने के लिए। पास होने का मतलब है नौकरी लगना नहीं है, पास होने का मतलब है 12 गुना लोग हैं जो वो जनरली इन जनरल आज तक, बट इस बार थोड़े से चेंजेस किए, जैसे आपको पता है कि मेंस में चेंजेस किए हैं, तो अभी उसका आया नहीं है पूरा डिटेल। जब आएगा डिटेल तो हमें ये चीजें भी उसमें नोटिफिकेशन में सारी चीजें मेंशन होंगी, तो जब आता है वो ये चीज मेंशन करके देते हैं। खैर, तो समझिएगा कि रिवीजन प्रैक्टिस ये दो खेल हैं, यही है जो सारा खेल कर देंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स में जितनी भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी, ठीक है, उसका इंटू 12 कर देना है आपको। ये लोग इतने आपके पास हो, मतलब मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी आती है फॉर एग्जांपल, तो 12000 लोग हैं जो मेंस देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि 1000 नहीं आएगी वैकेंसी, आएगी 200, 150, 200, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आएगी। इफ ऐसे ही आता है 150, 200 इसी रेंज में आती है वैकेंसी आपके यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो खैर जो भी है, जितने भी लोग अपियर होंगे, लोग बहुत कम अपियर होते हैं हरियाणा में। अच्छी बात क्या है कि बाहर के लोग बहुत कम आते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो यहां मौजूद है, जैसे यूपी बिहार की जब वैकेंसी निकलेगी तो कोने कोने से लोग निकल के आएंगे और जाकर के यूपी में जाएंगे पेपर देने, बिहार में जाएंगे पेपर देने। आप लोगों के लिए पॉजिटिव पार्ट क्या है, हरियाणा नहीं आएगा अभी पेपर देने। हरियाणा वही देगा जो या तो एनसीआर में रह रहा है और या उसने वो हरियाणा का ही है, तब तो फिर ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है, बाहर के लोग नहीं देते इस एग्जाम को, ज्यादा कम ही देते हैं, ज्यादातर लोग नहीं देते हैं, ठीक है। ये एम नहीं होता बाहर के लोगों का, यूपी बिहार एम होता है, रीजन इज रेगुलरिटी। वहां रेगुलर है एग्जाम, तो उसको ऐसे एग्जाम जो बाहर के एग्जाम को ही टारगेट कर रहा है कोई, तो कैसे एग्जाम को टारगेट करेगा, जो रेगुलर आएगा। कोई ऐसे एग्जाम को टारगेट कैसे कर सकता है जो आता ही नहीं है, जिसका फॉर्म ही नहीं आता, ठीक है। इस बार अच्छी बात यह है कि टाइमिंग आपकी बिल्कुल बढ़िया मैच कर गई है। आप लोग तैयारी में यूपीएससी के हैं ऑलरेडी, और इसी टाइम पर वैकेंसी है जो वो हरियाणा की आ गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको आपने अगर पास कर दिया तो वो जो कहते हैं ना प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हो गया, ठीक है। प्लान बी एक तरफ आपकी हो जाएगी, मतलब एक सिक्योर जॉब आपकी इधर हो जाएगी, और फिर बाकी आप सारी चीजें करते रहिए। मैं जितना आसानी से बात बोल रहा हूं उतना आसान है नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। जितना आसानी से मैं बता रहा हूं उतना आसान नहीं है, तो ना डरना है और ना बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना है, ठीक है। मध्यम मार्ग, ठीक है, मिडिल पाथ, यू शुड फॉलो द मिडिल पाथ, ठीक है। तो मिडिल पाथ से ही हम काम कर लेंगे, तो उतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ जो पॉजिटिव्स हैं वो भी मैं बताता चल रहा हूँ, जो नेगेटिव्स हैं वो भी बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो हरियाणा में ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि सब लोग हैं जो वो इसको नहीं देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहां से आप लोग इसको काम करेगा। हमारे जो मोड होगा पढ़ने का और आप लोगों का जो मोड होगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कॉलेज जाते होंगे, जॉब करते होंगे, और किसी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते होंगे, है ना, जैसे यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो आपका टाइम है जो वो आपको मैनेजमेंट कर, मेन जो प्रॉब्लम आएगी ना वो पढ़ाई की नहीं आएगी, मेन आएगी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, क्योंकि वो चीजें रुकी नहीं है और एक नई चीज शुरू हो गई है। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो इसलिए जनरली जब कोई पूछता है कि सर ये करें या ये करें, तो जनरली कहा जाता है कि एक समय पर एक चीज करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर दिक्कत इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टाइम है यूपीएससी के प्रीलिम्स का, यूपीएससी के भी प्रीलिम्स का टाइम है और हरियाणा का भी आप प्रीलिम्स ही तो पढ़ रहे हैं। और एज पर द एनालिसिस हरियाणा स्पेशल के क्वेश्चंस लगभग 4, 5, 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहे। तो जब आ नहीं रहे तो पढ़ोगे क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो जब हरियाणा पीएससी के क्वेश्चन, हरियाणा स्पेशल वाला जो पार्ट है वो उतना ज्यादा अभी तक नहीं है। लेकिन अब देखो कई बार होता है ना कि चेंजेस जब होते हैं तो हमें दिखते तो मेंस में, जस्ट लाइक यूपीएससी। तो जब यूपीएससी में चेंज हुआ तो उसका चेंज हमें प्री में भी देखने को मिला, या किसी स्टेट में भी ऐसा ही होता है, जब यूपी में चेंज हुआ तो उसका भी चेंज हमें प्री में देखने को मिला। चेंज एक्चुअली सिलेबस में जब होता है ना तो वो मेंस के ही किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वही मेंशन्ड है और कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वहां मेंशन्ड ही नहीं है तो फिर दूसरी जगह पर क्यों करेंगे, ठीक है। लेकिन उसका इफेक्ट यहां देखने को मिलता है, लेवल चेंज हो जाता है ना, लेवल चेंज हो जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो आपको देखने को यहां पर मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ बातें मैं पहले आपसे कर लेता हूं, उसके बाद फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप पहले इस एग्जाम को थोड़ा सा समझ लीजिए कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है। तो खैर
वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्री के लिए जुड़े हैं, तो हम उसी पर बात करेंगे। और बात यह है कि दोनों तैयारी अलग अलग नहीं होती है, एक साथ ही होती है। प्री मेंस की अलग से तैयारी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ प्री की कर लो, मेंस की कर लो। क्रैश कोर्स में खड़े होकर के मैं बात बोल रहा हूं कि प्री की तैयारी अलग से नहीं होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये बात बोली कि इट इज अ रिवीजन बैच। तैयारी आप लोग वहां कर चुके हैं, यहां पर हम चीजों को ब्रश अप करेंगे, है ना, पॉलिश करेंगे। तैयारी आपने कर ली है ऑलरेडी, पहले तो मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ कर ली है, आता है हमें। तो ये कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा कि हाँ चीजें हमें आती हैं, तब तक आप ऑलरेडी पीछे हैं। आपको आती हैं चीजें, पहले तो मान लीजिए, जिसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, किसी ने, सबको आती है। 10 से 15 दिन आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस। या कोई भी स्टेट का एग्जाम है जो, वो अगर आपने एक बार तैयारी पूरी कर ली तो वो 10-15 दिन से ज्यादा लगता भी नहीं है, उतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, ठीक है। अब बात यहां पर है कि हरियाणा के लिए मैंने आपसे कहा कि मैं मान के चलता हूं कि जो चेंज होगा, मुझे जहां तक गट फीलिंग है कि 10 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा से, ठीक है। ये गेम चेंज, अच्छा 10-12 आ जाता है, देख लेंगे अभी, वो सारा एनालिसिस अभी हम करेंगे, ठीक है, कि कहां से क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नहीं आ रहे, 6, हाँ 6, अच्छा लास्ट ईयर आ गए हैं। 2019 में आए हैं, 19 में आए हैं, 24 में आए हैं, 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, मान के चलिए 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। विल एनालाइज इट, इस वाले पार्ट को हम बाद में बात करेंगे, अभी अब बात करेंगे कितने, लेकिन मैं इसको एक गेम चेंजर की तरह मान के चल रहा हूं, क्या, हरियाणा स्पेशल, ठीक है। हरियाणा स्पेशल आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा। तो पहली बात, सबसे पहली बात जो हमें करनी है या हमने की है, तो पहले तो ये कि एग्जाम क्या है, तो हम यहाँ पर प्री को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री का सिलेबस क्या है, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। तो प्री को लेकर के बात कर रहे हैं, तो प्री का सिलेबस क्या है, तो देखो यहाँ पर प्री में इतनी चीजें लिखी है, ठीक है। इससे काम होगा क्या, नहीं होगा, है ना, इतनी, इससे काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि जो चीजें लिखी हैं वो क्या है, इंक्लूड्स द जनरल साइंस, ठीक है। यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि कैसे ये दूसरे एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। यहां पर ये जनरल साइंस बोल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली जनरल साइंस बोल रहा है, जबकि जनरल साइंस यूपीएससी का एक बेस है। वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछते हैं, यहां पर जनरल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल जो बेसिक चीजें होती हैं, जो आपने स्कूल के लेवल पर पढ़ी हैं टिल क्लास 10th, उतना ही पढ़ना है साइंस के मामले में। जो टेक्नोलॉजी को लेकर के बातें करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर को देखेंगे तो शायद उसमें कुछ टेक्नोलॉजी की चीजें आई हैं, ठीक है। हम उसको पूरी तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लिखते ये हैं लेकिन पूछ लेते हैं वहां तक, क्योंकि लेवल बढ़ाने का यही एक तरीका है कि आप घुसते जाइए उसके अंदर, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी में उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पूछ लेंगे तो मतलब बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ स्पेस, बेसिक्स ऑफ नैनो साइंस, है ना। तो बहुत बेसिक वाला पार्ट ही पूछेंगे, जितनी आप लोग करंट अफेयर वगैरह में पढ़ लेते हो इधर उधर से, जो आपको समझ है, जीन एडिटिंग, है ना, जीन सीक्वेंसिंग, है ना, ये आजकल तो नई नई बीमारियां चली गई हैं, तो इस चीज पर पूछ सकते हैं, ठीक है। कैस्पर कैस9 क्या है ये, क्रिस्पर कैस9 क्या है ये, ठीक है। तो ये पूछ लेंगे, वो क्या है, टूल मतलब एडिट कैसे करेंगे, बैक स्पेस दबा के, सिंपल याद रखिए, कैची है, कैची। जीन एडिटिंग टूल जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं यही बोल रहा था कि टूल का कैसे यूज करेंगे, तो वो एक कैची है। ऑप्शन में आपको सिसर लिखा हुआ मिलेगा, इतना ज्यादा मतलब, वो एक कैची है, यहां से जीन को काटेंगे, हेल्दी जीन को डाल देंगे, इसको हटा देंगे, उसको डाल देंगे, खत्म, न्यूरॉन्स उसको कर लेंगे, ठीक है। खैर आपका जरा डोमेन है वो, तो मैं उसमें नहीं घुसूंगा, ठीक है। तो इतने में ही काम चला लेते हैं, ठीक है। वो एक जीन एडिटिंग कैची है, ठीक है। तो ये चीज वो मतलब पूछ लेते हैं। अभी आजकल क्या है, बहुत ज्यादा, जैसे अभी क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है हमारे यहाँ, तो मैं इसको मान ही नहीं रहा कि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, वो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर के हमने डेटा ग्रैब किया, कितना, 10,000
लोगों का डेटा है जो वो बनाया, जीनोम सीक्वेंसिंग का। वो कैसा है, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट से लेकर के हमने 10,000 लोगों को ऐसे ढूंढा और एरियाज के लोगों को ढूंढा और उनकी क्या है जीन का स्टडी की, जिससे कि हमें अगर उनके जीन के बारे में सब पता होगा तो ये पता होगा ना कि किस टाइप का जीन किस तरह की बीमारी को कर सकता है, पैदा जन्म दे सकता है, या क्या कौन सी बीमारी है हैम्पर हो जाएगी। तो अगर हमें पहले से पता होगा कि ये रेयर डिसीजेस हो सकती हैं इंडियन क्लाइमेट में, इंडिया में, इंडिया के बच्चों में अगर हो सकती हैं, तो हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, खैर तो वो पूछेंगे जो वो बहुत बेसिक पूछेंगे, मैं बस इतना बताना चाहता हूं। ठीक है, करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करंट इवेंट्स के बारे में यहाँ पर बात है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको करना होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको करना होगा, बाकी क्लास तो आप लोग करते ही हैं। वो तो हम मतलब यूपीएससी एंगल से इंपॉर्टेंट है, वो तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ओवरऑल तो चीजें वहीं से पूछी जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक मैगजीन को भी फॉलो करेंगे ना, वो देख लेंगे कौन सी क्या है, लेकिन एक मैगजीन को भी फॉलो करेंगे क्योंकि स्टेट में कई बार ना सीधे सीधे ये क्या है, द टर्म रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज दिस, मतलब सीधे सीधे ऐसे पूछ लेता है ना कि ये शब्द अभी हाल ही में चर्चा में है, क्या है इसका मतलब, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक मैगजीन को भी फॉलो करना होगा और जिसमें हम फोकस करेंगे लास्ट 6 ईयर डेटा, सॉरी 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने का जो डेटा है उसको हम यहां पर फोकस करेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं ना, सिलेबस को नहीं पढ़ते ठीक से और वो डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पर साफ साफ वो कह रहा है, जब वो यहाँ पर कह रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, साफ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को उठाएंगे यूपीएससी वाले को और पढ़ना शुरू कर देंगे जो जो पढ़ा है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में तीनों आ गई, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों आ गई। ठीक है, और उसमें मॉडर्न में भी क्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर फोकस है। ठीक है, आपको ज्यादा ट्राइबल मतलब बहुत ज्यादा डीप में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है पहले, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाएंगे, वो पहले ही बता रहा है ना, यहीं से पढ़ना है, इधर उधर से नहीं जाना है। पहले ये चीजें खत्म करनी है, फिर उसका पीवाईक्यू हमें बताएगा कि सर कितनी डेप्थ में हमें किधर उधर तक फैलना है। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो पूरा शब्द ही लिख दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये सफिशिएंट है, नहीं, हम मेंस के सिलेबस से ही इसको जज कर सकते हैं। मेंस में जो जो चीजें इसमें लिखी, तो मेंस का सिलेबस अभी है नहीं अपने पास, क्यों नहीं है, चेंज हुआ है, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक के इतिहास में, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी अगर चेंज हुआ तो 100% इधर से उधर हुआ है। ठीक है, जब भी ये चेंज होते हैं तो वो चेंजेस 10-20% माइन्यूट चेंजेस होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और अच्छी बात सबसे ज्यादा क्या है कि आप लोगों के लिए ये गोल्डन ईयर है, जब भी चेंजेस होते हैं तो सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, सिलेक्शन की चांसेस हैं जो वो ज्यादा हो जाते हैं। चांसेस क्यों ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग मतलब आप ट्रांजिशन फेज वाले बच्चे हो, किसी को नहीं पता कि क्या आने वाला है, तो जो भी पेपर आएगा वो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के ऊपर, है ना, और उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप झेल गए तो आपके चांसेस ज्यादा हैं, कट ऑफ कम जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देख लेना इस बार कट ऑफ कम जाता है ज्यादा जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा। यूपीएससी का चेंज हुआ था, याद है, ध्यान दिया था किसी ने, कट ऑफ गिर गया था, थोड़ा नहीं गिरा था, बहुत ज्यादा गिर गया था वहीं से, वरना पहले कितना कितना कट ऑफ जाता था और फिर कट ऑफ गिरा था। जीएस की बात करें अगर तो, ठीक है, तो कट ऑफ हमेशा जब भी चेंजेस होते हैं, आप ये समझिए ना कि ये कंपटीशन के एग्जाम्स में कोई पासिंग मार्क तो है नहीं कि यहां से पासिंग मार्क इस इतने मार्क्स ले आओगे तो पास हो जाओगे। ये तो कंपटीशन का एग्जाम है, जितने सब लाएंगे उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगा और फिर वो कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कितना मार्क्स आने हैं और कितने नहीं आने। ठीक है, खैर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में तो सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट ही करना पड़ेगा, बाकी जब मेंस का जब आएगा तब की तब देखेंगे उसमें क्या है, लेकिन हम तो फिलहाल पूरे को ही लेकर के कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से जो प्री वाली चीजें उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। देन इंडियन पॉलिटी,
इंडियन पॉलिटी भी इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि इंडियन पॉलिटी पूछेंगे। अब इंडियन पॉलिटी में क्या, तो 50% क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी में जो पूछे जाएंगे, बाकी पॉलिटी टीचर डिस्क्राइब करेंगे जब वो पढ़ाएंगे, तो वो कहां से होंगे, 50% क्वेश्चन होंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम मतलब जुडिशरी कह सकता हूं मैं, जुडिशरी वाला चैप्टर, जुडिशरी ये भी शामिल अगर मैंने कर दिया, और मान लो मैंने पार्लियामेंट अगर शामिल कर दिया, है ना, और पार्लियामेंट में भी फोकस इनका स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 70% क्वेश्चन इतने से ही आ जाएगा, कहीं बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो फोकस हमें पता होना चाहिए कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से ज्यादा कम आ रहे हैं, तो ये आपको स्टडी करनी पड़ेगी इस पर, खैर वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कल्चर एंड इकोनॉमी, कल्चर ये अलग कर दिया इन्होंने, हिस्ट्री का ही पार्ट है लेकिन हिस्ट्री के कल्चरल पार्ट को, मतलब यहाँ पर एंशिएंट मिडाइवल वाला जो कल्चर का हिस्सा है सेपरेटली जो यूपीसी में, वो ये भी चाहते हैं कि हम यहाँ से भी पूछेंगे, तो जिसमें आपको आर्किटेक्चर, डांस, आर्किटेक्चर, दूसरा डांस, है ना, तीसरा म्यूजिक, ठीक है, और फोक आर्ट, बस इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। और ये प्योरली रट्टा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्योरली रटने वाला सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन है जो मतलब रटने वाला है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज बिल्कुल दिमाग के बिना लगाए आप सीधे रट लोगे तो काम आपका हो जाएगा, दिमाग तो देखो तब भी लगाना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि कब क्या आया। जैसे कि जहांगीर को लेकर के क्या बात कही गई, जहांगीर को लेकर के बात बड़ी फेमस है कि ही वॉज वेरी गुड पेंटर, है ना, जहांगीर को लेकर के एक बात बड़ी फेमस है कि 3-4 लोगों से, अलग अलग लोगों से पेंटिंग बनवाओ, और बनवाई गई। इवन एक बार ऐसा हुआ कि एक पेंटिंग बनवाई गई जो एक बर्ड की पेंटिंग थी, है ना, और फिर जहांगीर से पूछा गया किसने बनाई है, तो उन्होंने यहां तक बता दिया कि ये इस बर्ड के ये वाला हिस्सा इस पेंटर ने बनाया है, ये वाला हिस्सा इस पेंटर ने बनाया है, मिक्स करके दिया था, इस लेवल का वो पेंटर था, ठीक है। तो ये बात फेमस है, अभी बात आज मैंने आपको बता दी। अब इस बात की वजह से आप एक ना एक क्वेश्चन आज नहीं तो कल सही करके आओगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसका लेवल पता चल गया कि, तो इसलिए मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसको, भाई एक तो रट लेना कि जहांगीर इज ए वेरी गुड पेंटर, एक महीने बाद भूल जाओगे जहांगीर था कि शाहजहां था, ये कंफ्यूजन होगा ना। लेकिन अब जब आप डिटेल में जान लेते हो तो वो चीजें याद रह जाती है, ठीक है। तो यही एक तरीका है। बाकी इकोनॉमी है जो बेटा, इससे स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, इससे जो आ रहे हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये जो मैं मैगजीन मैंने बोला था अभी आपको, ये मैगजीन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। करंट बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर आएंगे, और वो मैं कह सकता हूँ कि वो वाले क्वेश्चन है जो वो बहुत ना के बराबर आते हैं, स्टैटिक वाले क्वेश्चन आएंगे जो, तो बड़ा मतलब जैसे शेयर मार्केट से आ गया, डिफ्लेशन क्या होता है अभी इस वक्त, जैसे कि आप करंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि रुपी की वैल्यू है जो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई है, तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है। अभी आपको पता है कि सर इस समय रेपो रेट को शायद कम किया गया है ना, रेपो रेट को कम किया गया है ना, 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है। तो कब इन्फ्लेशन में रेपो रेट को कम किया जाता है, कब ज्यादा किया जाता है, ये तो बहुत बेसिक जो चीज है वो इस तरीके की चीजें पूछेंगे। और जनरल मेंटल एबिलिटी भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, मतलब थोड़ी सी मैथ्स भी पूछेंगे, ठीक है, मैथ्स वाला पोर्शन भी यहाँ पर, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो वैसे ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर मतलब वो शायद जनरल नॉलेज कहना चाहते हैं यहाँ से, जनरल मेंटल एबिलिटी तो इस वाले सीसेट वाले पार्ट में शामिल होता ही होता है, ठीक है। तो सीसेट एक अलग पोर्शन हो गया, सीसेट है जो यहाँ पर स्कोरिंग है, क्वालिफाइंग है, कैसा है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो सीसेट यहाँ पर भी क्वालिफाइंग है जैसा यूपीएससी में है, तो इससे भी डरने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर कवर करेंगे इस पूरे सिलेबस के पार्ट पर। इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री,
और इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट्स और हरियाणा जीके। ठीक है, ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी सारी, जो कि पूरा सिलेबस आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने पोर्शन पे कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो मैं ज्योग्राफी पर थोड़ा सी और बात कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ज्योग्राफी पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस यहां से आए हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो जनरल ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है जो इसको तोड़ दिया है। ठीक है, तोड़ दिया है, तो तोड़ करके यहां पर जो लिखा है, तो जनरल ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी में? अर्थ। अर्थ क्या? अर्थ का इंटीरियर और सरफेस। ठीक है, सरफेस के बारे में। जनरल ज्योग्राफी में क्या लिखेंगे? जनरल ज्योग्राफी से स्पेस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस वाला पार्ट है, या मतलब कोई भी जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है ज्योग्राफी से रिलेटेड, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, ये बड़ा मतलब बेसिक चीजें हैं जो वो यहाँ पर आती है। जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है जो यहाँ से कितने क्वेश्चन आए। 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पर आए 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में आए 2 क्वेश्चन, यहाँ पर आए 2 क्वेश्चन, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, ठीक है, तो मामला क्या है कि ज्योग्राफी को लेकर के अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है जो वहां से हम 0 to 2 मतलब 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर एंड पे चलते हैं तो 2 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी से एक आ जाएगा और एक जियोमॉर्फोलॉजी से आ जाएगा, तो मिलाकर के हो गए 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी यहां से देखें तो यहां से इसमें अच्छा पहले तो टोटल देख लो कितने, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6, 1 2 3 और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो डिजास्टर ईयर है। ठीक है, तो ये तो डिजास्टर ईयर है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो। इसको अगर हटा दे तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज 6 से 8 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि चीजें अब थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी 8 से ऊपर नहीं जाएगा वो। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से उछाल मार दी, मतलब हो सकता है, ऐसा है नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगर 6 से 8 वो पूछते हैं तो इट मींस मैक्सिमम 8 तक वो चले जाएंगे, या आप मोटा मोटा 10 क्वेश्चंस मान लो यहाँ से। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से मैक्सिमम। हम 10 क्वेश्चंस को मान के चलेंगे कि 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आ सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने अगर कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी को ले लेते हैं। देखिए पहले क्लाइमेटोलॉजी को देख लें, तो 2 क्वेश्चन, एक और एक। ठीक है, मतलब 2 1 1 1 आया जरूर है। एक साल ऐसा हुआ है जहां पर नहीं आया, लेकिन आया जरूर है यहाँ से, मतलब ये है हमारा स्टार मार्क, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसको छोड़ के चले जाना। इसको छोड़ के क्यों चले जाना? क्योंकि आप ऐसे भी कर लोगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे ना तो फील नहीं होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसा लगेगा। तो इकोनॉमी में जो पढ़ते हो 12th क्लास एनसीईआरटी, जब इकोनॉमी में जो चीजें पढ़ते हैं वही चीज है जो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, वही सेम चीज है। मतलब देखो, आपको पास करने से मतलब है, बाकी कंप्लीट तो हम यूपीएससी में करेंगे, कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हमें पता है कि इसका टारगेट ना के बराबर है, जो 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाएगा वो आप वैसे भी हैंडल कर ही लोगे। मतलब वर्ल्ड में अगर मैं पूछूं कि देखो, अब यूपीएससी में तो रीजंस पूछ लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो डेट्रॉइट इज अ प्लेस, तो ये फेमस है। कनाडा में अगर मैं पूछूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों फेमस है, या कई कपड़े के लिए क्यों क्या फेमस है, कागज के लिए क्या फेमस है, करेंसी नोट्स के लिए क्या फेमस है, जगह, इसी लेवल पर ये लोग पूछेंगे। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन इस तरीके का डाल देते हैं, इसलिए उसको वहां पर वो एक एक लिख दिया है।
ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक 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 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये मान लो ये दोनों एक जैसा ही पोर्शन है, ये दोनों एक जैसा ही पोर्शन है काफी कुछ। और कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड, ओके ठीक है, यहां से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक और एक, मतलब मेन है जो वो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहा है। कॉन्टिनेंट में कौन सी चीजें रिच हैं, कौन सी पुअर हैं, कहाँ क्या मिलता है, ये चीजें वो ज्यादा पूछ रहा है ना। तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स में मतलब कि, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते, खैर अब पूछेगा तो इन्हीं में से कहीं ना, बाहर तो जाएगा नहीं। तो जिसमें से अगर सबसे कमजोर पोर्शन निकल के आ रहा है तो ये वाला निकल के आ रहा है, और ये सब जगह ऐसा ही है, यूपीएससी में भी यही हाल है ना। तो जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो जब सारे आते ही हैं तो हम वही पढ़ते हैं, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड है जो ये थोड़ा सा फैक्चुअल वाला पार्ट हो जाता है, जो फैक्ट्स आपको यहाँ पर करा दूंगा मैं। ठीक है, कि कॉन्टिनेंट्स को लेकर के, वैसे हम लोगों ने जो मैपिंग वाला पोर्शन जो पढ़ा है वही है ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी चल रहा होता है ना। जैसे कि मैं अभी अब करंट में अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इथोपिया में सर वो फेमस है रेयर अर्थ एलिमेंट, तो ये हो गया ना वर्ल्ड के क्लाइमेट का क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर करंट बेस से लिंक करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, समझ में आया। तो ये चीजें हैं जो वो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या एनालाइज कर पा रहा हूं मैं कि सर 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, जिसमें हमें फोकस क्या करना है, एक तो हमारा फोकस रहेगा सर क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन पर, क्लाइमेटोलॉजी वाले पोर्शन पर, और दूसरा रहेगा यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब ओशियानोग्राफी में भी देखिए क्या है, अच्छा ओशियानोग्राफी भी है ठीक ठाक, दो पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी दोनों को ही एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियानोग्राफी ये वाला पोर्शन है जो वो हमारे लिए मोस्ट फोकस रहेगा, उसके बाद ये। ठीक है, तो ओवरऑल जितना ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे उसमें से ही काम हो जाएगा, आपको बाहर से अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे जो एकदम फैक्ट है। कॉन्सेप्चुअली अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए क्या होगी, वो आपके लिए एज बनाएगा, वो एज बना देगा। क्योंकि फैक्ट तो ऐसा है कि जो जितना याद कर लेगा उसका करते रहो, कितने कितने मतलब बहुत फैक्ट है, वो तो याद करते रहो। लेकिन अगर वो लगभग सबने याद किया हुआ है, सबको याद है, और सब जो बची हुई चीजें हैं जो नहीं याद वो आगे करा दी जाएगी। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये मान के चलिए कि इस वाले पोर्शन से जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उस लेवल को टच कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि कब क्या क्यों कैसे बन रहा है, तो वो चीजें जब समझ है डेवलप तो वहां से गलत नहीं होगा। और वैसा ही इसका सिनेरियो भी, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ वाला सिनेरियो दिख रहा हो, बहुत क्वेश्चंस कभी पूछे गए हो, या कोई बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा बहुत कम कर रहे हो, वो अपना इजी मोड पे चल रहे हैं, और ज्योग्राफी को लेकर के वो थोड़ा सा मतलब इजी है। ठीक है, खैर और ज्यादा डिटेल में चलते हैं, और ज्यादा डिटेल में करें तो अगर मैं बात करता हूं इंडियन ज्योग्राफी और, अच्छा ठीक है वो सारा एक साथ ही, अच्छा अभी और चल रहा है इसी में आगे कंटिन्यू, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये वाला पार्ट उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अगर मैक्सिमम है वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, हमने जिसको फिजिकल के रूप में पढ़ा है उसी के बारे में बात है। तो मतलब फिजिकल में क्या क्या आ जाता है बच्चे, फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा, चलो मैं बात ये सब बताऊं। फिजिकल में वही 3 चीजें, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो इसमें आ जाएंगी, और बाकी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा। देखो इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ रहे हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो लोकेशन, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन, ये सब मिला करके यहाँ पे खतरनाक हुआ है मामला, बाकी उसके अलावा कभी नहीं हुआ है। 2021 में ठीक ठाक हुआ है, तो मतलब ये बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। पूरे बड़े पोर्शन से मैक्सिमम 6 क्वेश्चन है जो वो हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, पॉपुलेशन, ट्राइब, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया। यहाँ पर कौन सी ट्राइब किस जगह पर पाई जाती है, बस इतना ही पूछेगा। बाकी सेटलमेंट अल्टरमेंट ये सब नाम के लिए लिख दिया है, ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, क्योंकि सेंसस अभी हुआ नहीं है। सेंसस तो हमारा 2011 वाला चल रहा है,
तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन अभी आएगा। क्वेश्चन आएगा तो 2011 वाला ही सेंसस पूछेगा, ठीक है। तो सेंसस एक अलग चीज आती है। ये एक पोर्शन है जहां से क्वेश्चन एक आध आ जाता होगा, इसलिए वो एक लिखा हुआ है। इसके अलावा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मिनरल्स वाला पोर्शन, ठीक है, बहुत डीप में पढ़ाया था मिनरल्स वाला, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स मिलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। आप लोग बस कोयला पेट्रोल याद कर लेना, उतने से क्वेश्चन आ जाएगा। कोयला कहाँ मिलता है, बताओ कहाँ मिलता है, जल्दी बताओ। फेमस साइट कोयला, कोल, और मोस्ट फेमस कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, धनबाद इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। किस टाइप का कोयला मिलता है, किस टाइप का कोयला इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है? बिटुमिनस। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी, और इंडिया में मैक्सिमम बिटुमिनस मिलता है, ठीक है। तो बिटुमिन यही सब पूछेंगे वो, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब आपको पता है पहले से, ठीक है। उतनी ही चीज है। आयरन और पेट्रोल, कहां से पेट्रोल मिलता है और कहां से कोयला मिलता है? दोनों ही फॉसल से मिलते हैं, दोनों ही फॉसल से बनने वाली चीजें, कोयला भी, कोल एंड पेट्रोलियम, है ना, दोनों ही कहां से मिलते हैं? फॉसल से मिलते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ये नहीं पूछेगा कि डिफरेंस क्या है, वो बस पता होना चाहिए। ये क्या पूछेगा कि पेट्रोलियम कहां से मिल रहा है, कोयला कहां से मिल रहा है। तो पेट्रोलियम समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे नियर द वाटर बॉडीज, और कोयला लैंड पार्ट में। बस इतने से आपका काम इस वाले एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। तो जो फेमस जगह है, जैसे कि अब उस यूपीएससी में तो हमने बहुत गहराई में जाके पढ़ लिया, बहुत ही ज्यादा उसमें पढ़ लिया, जो आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि मतलब कैसे याद होगा इतना, उतना नहीं जाना है आपको। जैसे कि गुरु मैशानी है ना, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है। रानीगंज, झरिया इन झारखंड, है ना, आयरन ओर, झरिया इन झारखंड, गुरु मैशानी इन छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कुछ जगहें हैं जो पूछेगा, और अगर हरियाणा में है कुछ तब तो पूछेगा ही पूछेगा। तो हरियाणा में क्या होगा, किस टाइप का होगा मिनरल्स? मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा? नॉन मेटेलिक होगा। नॉन मेटेलिक इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान हरियाणा वाली बेल्ट है। ये नॉन मेटेलिक इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान वो वाली बेल्ट है, और मोस्टली मेटेलिक मिनरल्स होता है प्लेट्यू रीजन में। और नहीं, आप मिलेगा तो सब जगह सब कुछ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कैसा क्या है, नहीं मिलेगा तो सब जगह सब कुछ, बट मेजरली जब हम बात करते हैं, तो जैसे आपने बोला सिंहभूम, आपने बोला धनबाद, इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स, है ना। तो ये वाला पार्ट है जो मिनरल्स। तो ये सब बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। वही 4, 5, 8, 10 चीजें हैं, वही घुमा फिरा करके कान इधर से उधर पकड़ते रहते हैं स्टेट वाले, बस इतना ही है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टेट इजीली क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, है ना, रिन्यूएबल ये भी मिनरल्स का ही पार्ट है कि कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। इकोनॉमिक सोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सोर्सेस बताओ भाई क्या है सोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेस, ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल मतलब विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी रीयूज्ड, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो रिन्यूएबल हो गया। जिसको खत्म हो रही है जो चीजें, कोयला खत्म हो जाएगा फिर दोबारा तो बना नहीं लोगे तुरंत, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। बस यही पूछेंगे, ठीक है, यही पूछेंगे। इकोनॉमिक सोर्सेस, सॉइल, ये देखो सॉइल एग्रीकल्चर इरिगेशन, ठीक है। तो ये टारगेट हो जाएगा हमारा। हम तो सभी कुछ पढ़ेंगे वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे सॉइल वाला पार्ट, तो इंडिया में कितने टाइप्स की मिट्टियां होती हैं? इंडिया में कितने टाइप्स की मिट्टियां हैं? 8, क्योंकि वी शुड टॉक अबाउट फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ ICAR, मतलब उन्होंने जो बताया, मतलब सरकार का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग,
ठीक है, सरकार की क्लास में हम अपनी हिसाब से नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हम हमारी बुक्स में कई सारी बुक्स में 11 टाइप मिल जाएंगे, 12 टाइप भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो कैटेगराइजेशन किया है उसके हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। तो 8 टाइप से उनको बांटा है, किसको, मिट्टियों को। अपार्ट फ्रॉम दिस मिट्टी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इनका जो फेवरेट क्वेश्चन है पता है क्या है? Which of the following is रबी क्रॉप, which of the following is खरीफ क्रॉप, which of the... एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है, ये इनका फेवरेट है ना? खीरा कब खाते हो ककड़ी कब खाते हो, मूंगफली कब खाते हो? तो याद रखना है कि मूंगफली अभी आ रही है आजकल सर्दी में, सर्दी में आपकी प्लेट में है मूंगफली, इसका मतलब है कि वो कब उगी होगी, बरसात टाइप पे उगी होगी, तो फुल बरसात खरीफ, बताऊंगा मैं सारी चीजें, ठीक है। तो इनका फेवरेट यही सब है, ठीक है। तो ये उस लेवल पे ही रहते हैं, ये मतलब ऐसा नहीं करते कि एग्रीकल्चर से ज्यादा से ज्यादा अगर इनका लेवल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा कि मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट या रिगार्डिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये इनका बढ़ा हुआ है, मतलब इनका लेवल जब बढ़ जाता है तो ये इस लेवल पे चले जाते हैं, बस। वो भी अपने आप में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, लोड नहीं लेना है किसी चीज का, लोड नहीं लेना है, ये इस लेवल पर जाते हैं। आऊंगा मैं टफनेस वाले पार्ट पे आऊंगा मैं अभी, ठीक है, क्योंकि 2014 में इन्होंने, सॉरी 2000 पीछे वाला जो 24 वाला है, इसमें इन्होंने सुना है कि यूपीएससी को टच किया है, देखेंगे अभी टच किया है क्या, ठीक है, यूपीएससी को टच किया है ना, टक से छू के निकल गए, छू के क्यों निकले थे, फिर पूरा ही आ जाते, ठीक है। तो लेकिन अच्छा लेवल आया था, स्टेट का जो लेवल होता है ना, उस स्टेट के लेवल से माना जाता है, जैसे कि आप कई सारे स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा लेवल पकड़ चुके हैं अपना, लेकिन ये नहीं, यूपी, बिहार का लेवल तो पता है ऐसा है कि मतलब बिहार का लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा नीचे, इतना फैक्ट पूछते हैं कि दिमाग लगाने का उसमें स्कोप ही नहीं है। यूपी का लेवल अच्छा है, एग्जाम के पैटर्न की बात से बोल रहा हूं मैं। कई बार होता क्या है ना कि जब हम एग्जाम देकर निकलते हैं ना तो लगता है कि बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन टफ पूछ लिए होते हैं, वो 4 क्वेश्चन किसी से नहीं हुए, अगर वो 4 क्वेश्चन छोड़ दिए होते तो पेपर आसान ही था, इजी ही था, नॉर्मल ही था, ठीक है। तो 68 अगर कट ऑफ जा रहा है तो मतलब बहुत अच्छा कट ऑफ गया है इसका, मतलब समझ रहे हैं आप, 100 में से अगर 68 कट ऑफ किसी एग्जाम का अगर जा रहा है, बहुत हाई चला गया, बहुत हाई, ठीक है। ठीक है, तो इस लेवल पर ही आप लोगों को 75 की प्रिपरेशन अब करनी होगी, 75 को दिमाग में रख करके आपको प्रिपेयर, खैर करेंगे उस बारे में बात, ठीक है। पावर एंड इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो सॉइल वाले, मतलब ये सब मिला करके यहाँ से पूछ रहा है, तो ये है ही प्रॉपर फैक्चुअल वाला पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ नहीं पूछ रहा है, एनवायरमेंट, पूरे एनवायरमेंट से मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाले साल में 7 क्वेश्चन तक भी वो चला गया है, 7 क्वेश्चन है जो एक जगह पर आए हैं, एक साल ऐसा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तब तो ये मामला ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो 2 4 2 6 7 8 9 10, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी से 10, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंडियन ज्योग्राफी पकड़ रहा है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 10 11 12, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 2 8, और फिर 1 5 2 2 2 2 4 1 5 6 8, मतलब 8 से 13 के बीच में क्वेश्चन आए, तो मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ से भी ऑन एन एवरेज आएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन वहां से, ओवरऑल ज्योग्राफी पोर्शन से आपके 15 से लेकर 20 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, सीधी बात, ठीक है। तो समराइज कर लें अब कि ज्योग्राफी, पूरा ज्योग्राफी मिला करके आपको, ज्योग्राफी मिला करके अगर बात करते हैं, तो ये देखो मैम ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैम ने बताया है हमें कि 2024 में 21 क्वेश्चन सर हिस्ट्री से थे, 21 क्वेश्चंस, और इंडियन कल्चर से 3, 24 की बात कर रहे हैं, पूरे 2400 क्वेश्चंस में से क्या था सिनेरियो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी से 17, इकोनॉमी से 15, साइंस से 17, और साइंस एंड टेक से 2, स्टेट स्पेसिफिक 6, जीके एंड करंट अफेयर्स से 4, मेरा वाला पोर्शन गोल,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ज्योग्राफी गायब हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर इनमें बात करें, इनमें अगर बात करते हैं बेटा, तो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये आप इस स्लाइड से एनालाइज कर पा रहे हैं कि सर हिस्ट्री है वो पोर्शन जहां से मैक्सिमम है जो वो हमें देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम हिस्ट्री, राइट, मैक्सिमम हमें हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। और अगर बात करते हैं इंडियन कल्चर की, तो कल्चर है जो उससे, उसको भी हिस्ट्री में ही डाल दो, कोई अलग से तो है नहीं, कोई अलग सब्जेक्ट तो है नहीं, तो एक तरीके से मैक्सिमम है जो वो पूरा हिस्ट्री ही ले गया। बाकी उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है पॉलिटी, थर्ड नंबर पे आ रहा है साइंस, ठीक, ठीक है, साइंस आ रहा है। और स्टेट स्पेसिफिक ये देखिए 10, 2 साल थे जिनमें 10-10 पूछे, बाकी 6, 2, 3, 2, 3, 6, 10, मैक्सिमम 10 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा, मैक्सिमम है वो भी। मुझे नहीं लगता कि 10 तक, अगर वो सेपरेटली अगर पूछे, अगर इस बार सिलेबस चेंज में उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो सिलेबस चेंज जब होता है तो जनरली स्टेट क्या करते हैं कि अपना स्टेट स्पेसिफिक बढ़ा देते हैं, है ना, तो ये सरप्राइज आपको मिल सकता है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ओवरऑल सिनेरियो समझ में आया? चलो हो गया एनालिसिस। अब मैं बात करता हूं आपको पूरी पूरी। देखो बात यह है कि आपको यहां पर जो ध्यान रखना है, आपके लिए जो सबसे मेन अगर बात करें तो एक तो आप रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट्स का, किस रिवीजन, तो रिवीजन तो मैं आपको करा ही दूंगा, और रिवीजन में आपका हिस्ट्री है जो, उसके आपको कई सारे रिवीजन करने पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। देन आप पॉलिटी ले लो, देन हम ज्योग्राफी को ले लेंगे, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, और फिर साइंस एंड टेक, साइंस, जनरल साइंस आप ले लो, जनरल साइंस। तो ये रहेगा आपका पूरा सिनेरियो। बाकी सब है जो वो कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। तो एक चीज और है जो हमें पकड़ के चलनी होगी, जो है आपके लिए की टू सक्सेस, या फिर आप कह सकते हो कि वो आपके लिए क्या बनेगा, एज बनेगा, वो है हरियाणा स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, हरियाणा स्पेशल आपके लिए एज बनेगा, क्योंकि यहां से ये मेरी गट फीलिंग है कि आपको 10 मिलेंगे, और हो सकता है कि 15 तक चले जाएं यहां से क्वेश्चंस। ये मतलब मेरी गट फीलिंग है कि 10 से 15 जाएगा। ये मेरी गट फीलिंग क्यों है? ये मेरी गट फीलिंग इसलिए है क्योंकि जब जब चेंज हुआ है सिलेबस किसी भी स्टेट में, तो हमने ये देखा है कि मेंस में चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट हमें प्री में भी देखने को मिलता है कि प्री में वो अपना स्टेट स्पेसिफिक बढ़ा देते हैं चीजों को। और स्टेट स्पेसिफिक बढ़ा के क्या करते हैं, क्या फायदा होता है इससे? इससे स्टेट के अंदर के आदमी का सिलेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये तो सबके लिए है, ओपन है। भाई मैं यूपी से हूं, मैं भी तो दे सकता हूं इस एग्जाम को, आप भी दे सकते हो। तो हरियाणा गवर्नमेंट का आदमी तो नहीं चाहेगा ना कि बाहर का आदमी यहाँ पर आए, वो तो यही चाहेगा कि हमारे ही लोग सेटल हो जाए, और बाहर का आए तो हमारी संस्कृति सभ्यता को समझ के आए, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को समझ के आए। तो कैसे समझ में आएगा? कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा, स्पेशल, है, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा उसको, स्पेशल पढ़ के। तो हरियाणा स्पेशल से उसको समझ में आएगा। अगर हरियाणा स्पेशल पढ़ा है तो उसको एक आइडिया होगा ना हरियाणा का मैप में किस तरफ नजफगढ़ है, किस तरफ बहादुरगढ़ है, किस तरफ आपका कौन सा पोर्शन मिलता है ना। तो हरियाणा की एक प्रॉपर मोटी मोटी समझ उसको डेवलप हो जाएगी, और जब उसको हरियाणा की समझ डेवलप होगी तो फिर उसके बाद वो यहाँ पर काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। उसको उसके कल्चर का पता होगा, है ना, पास्ट के इंसिडेंसेस का पता होगा। हिस्ट्री जब पढ़ेगा तो पास्ट के इंसिडेंसेस का उसको पता चल जाएगा कि पास्ट में, इससे क्या मिजाज क्लियर होता है। और इसमें एक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आता है, तो हरियाणा स्पोर्ट्स को लेकर के अग्रेसिव है, तो आप लोगों को स्पोर्ट्स को ध्यान देना होगा। करंट में भी वो स्पोर्ट्स को पूछेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें सीधे रटना है, सीधे रटना है। कौन जीता, कौन हारा, कौन सा, मतलब जैसे करंट में कौन सा स्पोर्ट अभी न्यूज में है, तो जो वो न्यूज का सेक्शन ही होता है, हर मैगजीन में एक सेक्शन स्पोर्ट्स वाला होता है। तो स्पोर्ट का नाम, कौन जीता, कौन हारा, फर्स्ट रनर अप कौन है, और अगर कोई वर्ल्ड लेवल पर है और उसमें इंडिया ने फर्स्ट सेकंड पोजीशन कोई पा ली है तो वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बस, हाँ वर्ल्ड कप हो गया, इस टाइप का अगर कुछ हो गया तब तो फिर जीतना। जैसे विमेंस वर्ल्ड कप, क्या अगर हरियाणा का कोई प्लेयर हाईलाइट हो गया है, क्योंकि हरियाणा का प्लेयर क्रिकेट में तो नहीं, लेकिन हाँ दूसरी चीजों में तो हाईलाइट रहते ही ना, रेसलिंग में हो गया जैसे, कबड्डी, नहीं नहीं, तो अब वैसे नहीं पूछेगा कि उसमें कि वो हरियाणा हरियाणा मतलब ऐसे तो पूरे इंडिया से ही लोग होते हैं उसमें, ऐसे नहीं पूछेगा। वैसे वो जो पूछेगा वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई हरियाणा का वो है, स्पोर्ट्स पर्सन है, और उसने कोई खिताब पा लिया, जो कि मैक्सिमम हरियाणा के ही होते हैं, है ना, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन है, तुक्का लगाना हो, गेस वर्क करना हो, तो हरियाणा मार देना, ठीक है, क्योंकि वो पूछ ही इसीलिए रहा है कि हरियाणा का है, ठीक है, तो गैस वर्क में ये सब काम कर जाता है। खैर वो हो जाएगा, तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आपको इसमें ध्यान रखना। खैर वो तो इसके अंदर की चीज होगी, तो ये आपके लिए क्या है कि ये एज इफेक्ट का काम करेगा। तो एज पर एनालिसिस अगर हम बात करते हैं, तो आपका फोकस एरिया ये वाला रहेगा, जिसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी को फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी को फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारा प्री ओरिएंटेशन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। प्री ओरिएंटेशन ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपको नहीं पता है उनको कॉन्सेप्चुअली हैंडल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली इसलिए हैंडल करेंगे कि अगर उन्होंने कॉन्सेप्चुअली पूछा, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ, तो आप लोग इजिली मैनेज कर पाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और बाकी चीजों को प्री ओरिएंटेशन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस देंगे। हिस्ट्री है जो वो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ने की जरूरत रहेगी। हिस्ट्री क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन बोरिंग लगे, अच्छा लगे, तो कहानियों के रूप में आप उसको पढ़िए, ठीक है, तो वहां से चीजें आपको फायदा करेंगी, ठीक है। चलो, तो ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मेनली आज तो मुझे यही आपको बताना था कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना क्या आता है, तो ये वाले पोर्शन पे, और बाकी मैं ज्योग्राफी पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा एनालिसिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि पता चले कि कैसे क्वेश्चंस ये लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस? किसी ने देखे अभी तक? देखे? ठीक है, तो क्या है आपका एनालिसिस इस पर? हाँ हाँ देखे हैं ना, देखे मतलब देखे हैं ना, बस वही मेन है कि आपने देखे हैं, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्ट्री पे ही सीधे आ जाता हूँ, सॉरी इस पे ज्योग्राफी पे ही सीधे आ जाता हूँ, ठीक है। फैक्चुअल बुक शायद आपको एक लेनी पड़ सकती है इसमें, बिकॉज क्वेश्चन को देखिए ना, पहला क्वेश्चन पे मेरी नजर है, कालबेलिया, सुना है कालबेलिया? हाँ, राजस्थान, डांस ऑफ राजस्थान। बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट चैंटिंग, इसमें क्या है क्वेश्चन? अच्छा वो ये नहीं है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जो इंटेंजिबल में आते हैं, ठीक है, रामलीला आता है, ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, करंट वाला है, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता हूँ, देखो सातवाहन, बसावन्ना, ठीक, बहुत फैक्ट है। गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु कौन है सिख के? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा स्टार्ट किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिन्होंने एस्टेब्लिश द खालसा पंथ। व्हाट इज दिस खालसा पंथ? खालसा पंथ मतलब, खालसा में का मतलब क्या हुआ? सिख एक पीसफुल कम्युनिटी है ना, बट जब मुगल से उनके क्लैशेस हुए तो उनको हथियार उठाना पड़ा, तो उसमें उन्होंने वो जो कड़ा, केश, ये जो 5 चीजें हैं ना, उसमें कटार को ऐड किया है, कटार को ऐड किया मतलब केफ है ना, तो उसको ऐड किया, तो वो उनका है, तो मतलब ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि, मुझे देख के ऐसा अभी तक नहीं लगा है कि 2024 में कुछ ऐसा। चलो आओ ज्योग्राफी वाले पार्ट पे बात करते हैं। इन्होंने इसमें जो चेंजेस किए ना, बस वो जो चेंजेस किए वो ये कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन स्टेटमेंट में क्या है इसको देखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर इंडिया की, हाँ हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा स्पेशल में हरियाणा हिस्ट्री तो आएगी, हरियाणा स्पेशल में हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटी, हरियाणा कल्चर सब आता है,
इंडिया हिस्ट्री अलग है, ये देखो ना आप, ये इसीलिए तो आज का सेशन है, यही सब तो बताने के लिए है आज का सेशन। ये देखो स्टेट स्पेसिफिक, जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये क्या है, ये आ रहे हैं आपके 10। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स इस स्टेट से संबंधित, जो ऊपर 21 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ये इंडियन हिस्ट्री के, ये इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब जो वर्ल्ड तो नहीं आ रहा है इसमें, इंडियन हिस्ट्री है, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सब। ठीक है, तो ये सब इंडिया, ये सब वो है जो यूपीएससी का सिलेबस है, ये सब यूपीएससी के सिलेबस वाली चीजें हैं। ये जो जीके एंड करंट पूछ लिया है, बेसिकली करंट और जो बहुत बेसिक होता है ना जीके, आप मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि लेफ्टिनेंट के ऊपर कौन होता है ना, सीक्वेंस लगाइए, लेफ्टिनेंट कर्नल, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, इनको लगाया जाए अरेंज द फॉलोइंग, तो ये है जो ये आपका ये वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जीके जिसको बोल देते हैं नॉर्मल, जैसे कि नियाग्रा फॉल कहाँ पर है, नियाग्रा फॉल किस नदी के बीच में है, किस नदी पे बना हुआ है, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स कौन सी है नॉर्थ अमेरिका में, 5 ग्रेट लेक्स के नाम क्या है, 5 ग्रेट लेक्स के नाम क्या है, टीटीकाका नॉर्थ अमेरिका में है। हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इज लेक टिटिकाका, हाईएस्ट लेक। जो मैं पूछ रहा हूं 5 ग्रेट लेक्स, होम्स, याद आया याद, एच से हुंड्रूज, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर। ठीक है, भूल बहुत जल्दी जा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चंस आते हैं, हरियाणा स्पेसिफिक तो कम है यहाँ पर, जैसे आपको कम दिख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, मान लीजिए मैक्सिमम 10 आए हैं आज तक, हम मैक्सिमम लेकर। लेकिन मेरी जो गट फीलिंग यहाँ पर क्यों है ऐसी, वो इसलिए ऐसी है कि मतलब सिलेबस जो चेंज होगा तो वो डालेंगे इसको ऐड करेंगे। आप मान लीजिए कि अब वो 10 तो रहेंगे ही रहेंगे, 10 के 15 भी हो सकते हैं, बट 10 तो आएंगे ही आएंगे, तो आप 10 सेफ साइड लेके चलो कि 10 आने हैं तो पढ़ के जाना है इस पोर्शन को। ठीक है, एक बुक होती है पतली सी, वो पढ़ा दी जाती है, इसमें पढ़ा दिया जाएगा, उसको लोड मत लीजिए। ठीक है, उसको लेकर के लोड मत लीजिए, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, कहानियां हैं और वो सब यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि आप लोग परेशान रहें। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सारा पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन उसमें डाल देंगे। इन्होंने जो टफ लेवल किया है बेटा, उसमें जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें जैसे कि ये है ना, कांडला पोर्ट ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। ठीक है तो ये प्रॉपर फैक्ट, लेकिन ये एक स्टेटमेंट में डाल दिया। पुराने पीछे में अगर आप देखेंगे तो क्या डाले हैं कि अब मैंने आपको पढ़ाए थे TCEV PH के, याद है, भूल गए सब, ये मैंने पढ़ाया था TCEV PH के, है ना, और इधर मैंने आपको पढ़ाया था कोची ने मन को मारकर मुंबई से कैंडल लिया, याद है, तो ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन सा पोर्ट है जो वो किस एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, किस चीज के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, तो वही देखो यहाँ पर पूछ लिया है कि हाँ, मर्मगांव पोर्ट इज फॉर द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है वो इन्होंने यहाँ पर पूछा है। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, यस, है ना, चेन्नई है जो वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल। पारादीप पोर्ट स्पेशलाइजेज इन एक्सपोर्ट ऑफ माइका इन द कंट्री, नहीं, पारादीप माइका यहाँ क्यों करेगा। अब देखो यही वाला मैं बोल रहा था, कॉमन सेंस लगा लोगे, अगर बुद्धि लगाई तो पारादीप है कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ से माइका कहाँ होता है, यहाँ पर, माइका यहाँ पैदा होता है। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई ना कि नॉन मेटेलिक मिनरल इस तरफ मिलेगा, है ना, और मेटेलिक मिनरल इधर मिलेगा, और वो कह रहा है कि माइका एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ क्यों होगा, माइका को एक्सपोर्ट करना भी है तो यहीं से कर देगा, है ना। तो कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब ये इसीलिए टफ हो गया, है ना, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं लगाया, रट के जाओगे तो फंसेगा मामला। ठीक है, तो ज्योग्राफी में तो इन्होंने ठीक काम किया है। ये देखो नियाग्रा फॉल भी है, विक्टोरिया फॉल भी है, एंजल्स फॉल भी है। ठीक है, तो विक्टोरिया फॉल कहां पर है,
बताओ विक्टोरिया फॉल कहां पर है, किस देश में है ये तो बता दो। ऑप्शन इज वेनेजुएला, कैलिफोर्निया और साउथ अफ्रीका और यूएसए एंड कनाडा। साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके अलावा एंजल्स फॉल कहां पर है, वेनेजुएला, कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका और यूएसए एंड कनाडा है। एंजल्स फॉल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नियाग्रा फॉल की तो कैलिफोर्निया में हो जाएगा ये। और उसके बाद जो बच गया उसका नाम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप वो ऐसा फंसा नहीं रहे हैं कि चारों पता नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाओगे, वो ऐसा कर रहे हैं कि दो अगर पता है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं मतलब आपको सच्चाई बता रहा हूं। देखो फियर को पहले हटाना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में जो फियर है ना कि अरे बहुत टफ है, ये है वो, ये हटा लो दिमाग से, ठीक है। ये फियर किसके डेवलप होता है, जो एक बार दे लेता है एग्जाम। सबसे अच्छी बात है जो आपने दिया नहीं है। तो जब भूत को कभी देखा ही नहीं तो भूत होता ही कहाँ है, ठीक है। जिसने देख लिया उसको है डर, ठीक है। तो उसको ये बात समझनी होगी कि कुछ कमी रह गई होगी इसलिए नहीं होगा। अभी क्या है, इस दिमाग से अगर इस चीज को आप निकाल दोगे और ज्यादा देखो आज के समय में यूपीएससी के नीचे आप जितना जाते जाओ, आप अपनी हायरार्की बना लो, यूपीएससी सबसे ऊपर, उसके बाद बाकी सब एग्जाम। जितना आप नीचे जाते जाओगे एग्जाम्स में, मतलब मोस्टली अगर यूपीएससी के बाद स्टेट सर्विसेज में देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम यही है। तो जितना आप नीचे जाओगे उतनी टफनेस बढ़ती जाएगी एग्जाम की। टफनेस किस लेवल पर, कंपटीशन के लेवल पर, ठीक है। यूपीएससी सबसे आसान है, बाकी सब टफ होते जाते हैं नीचे, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला बस कंपटीशन का खेल है। और बाकी हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक कहावत चला करती थी कि हरियाणा पढ़ के थोड़ी ना निकलता है। हरियाणा के तो निकालने के बहुत सारे दूसरे तरीके होते हैं, है ना, दूसरे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा के लिए तब कहा करता था, बट यस करंट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर और चीजें हैं जो वो ठीक हो गई है। आप लोगों के लिए सुकून है कि पढ़ करके आपकी मेहनत का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ा और पता चला कोई और ले गया सीट, ठीक है, दूसरे तरीके से। वो नहीं हो रही है, अब चीजें ठीक हो गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, फैक्ट फैक्ट ही ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात, एक चीज और भी हो जाएगी यहाँ से। अच्छी बात बेटा यहाँ से ये भी हो जाएगी कि इसी बहाने आप फैक्ट तो भी याद कर लोगे, क्योंकि ये फैक्ट यूपीएससी में भी पूछता है। यदि यूपीएससी में उतना ज्यादा फैक्ट का बोलबाला नहीं है, वो बदनाम नहीं है फैक्ट को लेकर के लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि फैक्ट पूछता ही नहीं है तो ऐसा नहीं है। और कई बार फैक्ट की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो यहां अगर पढ़ लोगे तो वहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगले 100 डेज में थोड़ा सा क्या है, आपको स्पीड अप बढ़ाना होगा। सिर्फ क्लास पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है, ठीक है। क्लास पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। प्रैक्टिस कब से शुरू करोगे, आज से। आपको एक प्रीवियस ईयर की एक बुक होनी चाहिए और एक फैक्चुअल कोई बुक अगर हो, ठीक है। ये कोई फैक्चुअल बुक आपको अगर मिलती है, फैक्चुअल का मतलब है कि जो या तो आपके पास हो कोई बुक, जैसे एक बुक आती है मतलब लूसेंट टाइप, इंडिया लेवल पर फैक्चुअल बुक। हरियाणा स्पेशल को लेकर के बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें सारे फैक्ट्स के बारे में ही बात की गई हो। जैसे कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है, इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका, लिस्ट हो पूरी बुक्स की, मेगास्थनीज की इंडिका। अब मेगास्थनीज में इंडिका में लिखा था कि स्लेवरी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, भारत में दास्ता मौजूद नहीं है, जो कि एक झूठ है। झूठ नहीं है, वो जहां से आया था वो ग्रीक स्कॉलर है, ट्रेवलर्स हैं सब, तो ग्रीक स्कॉलर है। तो अगर ग्रीक स्कॉलर ये बात कहता है कि स्लेवरी इज नॉट फाउंड इन इंडिया, मतलब भारत में स्लेवरी दास्ता नहीं मिलती है, स्लेवरी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है वो कंपेयर कर रहा है उस लेवल की स्लेवरी को जो उसने देखी है ग्रीक में, अफ्रीका में, जो इस तरह की स्लेवरी। स्लेवरी तब कैसे होते थे, ब्लैक पीपल्स को क्या करते थे, स्लेव बना के रखते थे। मतलब वो स्लेवरी रियल स्लेवरी थी कि मतलब बेच दिया जाता था, खरीद लिया जाता कि दास खरीद के लाए। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना कि ये दास आपके लिए है ना, साहब आपके लिए दिया जा रहा है, हुजूर आपको ये दास दिया जा रहा है। वो एक मूवी थी ना रणवीर सिंह की, क्या नाम था उस मूवी का, खिलजी बना था जिसमें, है पद्मावती, उसमें वो मलिक काफूर को गिफ्ट किया जाता है ना, वो दास है,
ठीक है, तो वहां ऐसा चलता था। इंडिया में ऐसा नहीं सुना होगा आपने कभी कि इंडिया में एज ए दास किसी को, एज ए स्लेव किसी को गिफ्ट किया जा रहा हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग यहां स्लेवरी नहीं थी, बट स्लेवरी तो यहां भी थी, है ना, स्लेवरी तो यहां भी थी, जमींदारों के अगेंस्ट थे। तो यूपीएससी ने पूछी है बात, मैं ऐसे ही नहीं बातों में नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी ने इस पॉइंट पे बात पूछी कि मतलब उन्होंने नहीं कहा कि किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस एक लाइन पर कि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था कि मैं साउथ से लेकर के नॉर्थ तक आया, मुझे कहीं भी स्लेवरी नहीं मिली, ठीक है। तो इस पर उन्होंने क्वेश्चन, यूपीएससी आई थिंक 2021-22 की बात है, वहां पर उन्होंने हिस्ट्री में पूछा है इस तरह के क्वेश्चन। ये हो गया यूपीएससी एंगल। स्टेट का एंगल किसमें, मतलब ये लाइन अभी यूपीएससी ने पूछ लिया है तो पूछ सकता है ये लाइन किस बुक में लिखी है, मेगास्थनीज की, इंडिका में, है ना। किताबुल हिंद किसकी है, अल बरूनी। इब्न बतूता की कौन सी है, हाँ रेहुला, रेहला रेहला रेहला, है ना। और तो कहने का मतलब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये एक जगह पर मिल जाए, आपको एक जगह पर मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करते हैं तो मॉरेंस एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट क्वेश्चंस आते हैं वहां से, है ना। मॉरेंस एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट की रेवेन्यू चीफ को वो लोग क्या कहते थे, तो एक जगह पर मिल जाए आपको, ये सब सर्च ना करना पड़े। हिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, फिर एक बुक लीजिए, एक बुक से पास हो जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो आपको याद करना पड़ेगा, और वो हर जगह पे यूज आएगी, है ना। पेंटिंग का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेंटिंग किस मुगल्स के साथ है, जहांगीर के साथ एसोसिएटेड है पेंटिंग, लेकिन अगर मॉन्यूमेंट की बात करेंगे तो शाहजहां के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। दीने इलाही किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। क्या है दीने इलाही, एक अलग सेक्ट है, धर्म है, एक अलग सेक्ट है, एक अलग धर्म उसने बनाया था, जिसका पहला फॉलोवर कौन था, बीरबल, ठीक है। ज्योग्राफी टीचर हूं लेकिन इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। तो बीरबल उसका पहला था, और फिर वो ज्यादा चल नहीं पाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सारे धर्मों को मिक्स करके उसने एक धर्म बनाया था, सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातें ले लेते हैं और उसको हम एक धर्म बना देते हैं, ठीक है। दीन पनाह क्या है, दीन पनाह, हुमायूं की मौत कैसे हुई थी, कौन सी सीढ़ी थी, कौन सी लाइब्रेरी का नाम क्या था, दीन पनाह, ठीक है। तो अब वो यही पूछेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो टफ हो जाता है। चौगान खेलते हुए कौन मरा था, चौगान खेलते हुए, पोलो उसको चौगान बोलते हैं, चौगान खेलते हुए कौन मरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, ऐबक 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 पहला, मतलब स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी सुना है? क्या है ना, वो हुआ है ही नहीं, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, हट गया ना हिस्ट्री से वाला क्वेश्चन, मुगल्स को हटा दिया है, शिफ्ट डिलीट। खैर, पानीपत, वो सॉरी, इसके 4 युद्ध के नाम बताइए, सीक्वेंस लगाइए, वॉर बाबर के। मजा आ रहा है मुझे एक्चुअली, बहुत दिनों बाद मैं हिस्ट्री को रिकॉल कर रहा हूँ। बाबर के चार जो फेमस बैटल्स हैं वो उनके क्या नाम है, पानीपत 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529, और 1530 में क्या हुआ, बाबर डाइड, वो बाबर डाइड, ठीक है, बाबर मर गया। बस इतना ही याद करना है बाबर को इस एग्जाम में। बाबर की डिटेलिंग आप यूपीएससी में कीजिए, यहाँ पर इतना कि 4 उनके मेन फेमस बैटल है। और बाबर को किसने हेल्प किया था इंडिया में, मतलब दौलत खान लोधी और एक राजपूत रूलर्स में राणा सांगा ने उसको हेल्प किया था, ऐसा बाबर ने अपनी तुर्क बाबरी में लिखा है, ठीक है। सच नहीं है ये,
मतलब सच है या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि राणा सांगा ने ऐसा नहीं कहा है। जब आप राजस्थान का एग्जाम देंगे तो वहां पर उल्टा मिलेगा, क्योंकि राणा तो राणा है ना। तब राणा ने क्या कहा है, ये राणा के साथ चला गया, लेकिन इंडियंस कैसे मानेंगे इस बात को। लेकिन हर चीज जो भी होता है ना, वो उस समय के एनवायरनमेंट, उस समय की देशकाल परिस्थिति को लेकर के होता है। व्हाट इज दिस देशकाल परिस्थिति? टाइम एंड द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो मुगल्स जिस टाइम पे बहुत ज्यादा, सॉरी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जिस तरह से राइज हो रहा था, तो उधर ये ऐबक और अच्छा स्लेव डायनेस्टी के कौन कौन है ये भी पूछा जाता है। स्लेव डायनेस्टी में कौन है? ठीक है, ऐबक नहीं, पहले पहले मुझे पूरा सीक्वेंस बताओ आप, कि पूरा मेडाइवल इंडिया का सीक्वेंस। स्लेव के बाद कौन आए? खिलजी, यस, तुगलक्स, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। ठीक है, पहले तो ये मोटा मोटा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, एंड देन तो ये याद करना पड़ेगा। देखो मतलब वन फ्रॉम दिस क्लास नोज, मतलब आपको भी पता होना चाहिए, पढ़ के ही होगा ना, कोई अलग जादू थोड़ी ना है। सीक्वेंस आपको याद करना, और ये सब फैक्ट है, मतलब ये सब पूछे ना पूछे ये आपको इसलिए पता होना चाहिए, क्योंकि जब सारी चीजें सिक्वेंशियली आपको पता होंगी तो आप उसको क्या कर पाओगे, फेच कर पाओगे वहां से। ठीक है, ये सब बस मैं जानबूझ के ही कर रहा हूँ ये सब, इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि किस लेवल पर पढ़ना है। ठीक, किस लेवल पर पढ़ना है, बस बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये फैक्ट्स हैं, किया है फिर उसके बाद ये आए। भाई जब यही नहीं पता होगा कि मेडाइवल इंडिया कहां से शुरू होता है, तो फिर कहां से पढ़ोगे मेडाइवल इंडिया। आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए ना, कि सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या है, प्री हिस्टोरिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक, यस, मतलब हिस्ट्री है लेकिन पता नहीं है ना, एविडेंस नहीं मिलते उसके बीच भी। लेकिन जब हमें पिक्टोग्राफिक एविडेंसेस मिलने लगते हैं तो वहां से फिर हिस्ट्री। तो फिर सबसे पहले कहां से शुरू होगी? स्टोन एज। स्टोन एज में पेलियोलिथिक, पाषाण काल, पेलियोलिथिक, देन मीसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, देन नियोलिथिक, नव पाषाण काल। ठीक है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में क्या डिफरेंस है? पेलियोलिथिक में क्या डिफरेंस है? पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। मिक्स कर दिया आपने, सब मिक्स कर दिया आपने, बताया सब कुछ है लेकिन मिक्स कर दिया। पहले क्या है, हंटर गैदरर है आदमी, ठीक है, तो वेट कर रहा है पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के, कब आएगा जानवर, कब आएगा जानवर। दिन भर वेट किया, नहीं आया, सो गया बेचारा भूखा पैसा। फिर उसके बाद अगले दिन उठा, देखा हिरन खड़ा है, ऊपर से बड़ा पत्थर फेंक दिया उसके ऊपर, मर गया। ले गया अपने घर में, बच्चों को खिला दिया। तो ये था बड़ा पत्थर फेंक देना, मार देना। फिर बुद्धि आई थोड़ी सी, उसने कहा कि हम पत्थर को छोटा करते हैं थोड़ा। तो फिर उसके बाद मीजोलिथ्स बने। मीजोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर बने जिनको आप फेंक के मार सकते हो। और फेंक के मारेगा तो भी तो मरेगा वो। फिर थोड़ी और बुद्धि आई कि फेंक के भी मारने के लिए कम से कम अगर चूक गया निशाना तो फिर वो हमें खा जाता है। तो फिर हम बो एंड एरो, है ना, कि आगे हम क्या लगाएंगे, पॉइजन लगाएंगे और मार देंगे उसको। तो फिर एरो, ठीक है, मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से। देन चाकोलिथिक एज में कॉपर का डेवलपमेंट होता है। चाकोलिथिक का मतलब क्या है? कॉपर एज। व्हाट इज दिस कॉपर? हाउ दिस कॉपर इज मेड ऑफ? या ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज एग्जैक्टली अगर बोलेंगे, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज कैसे बनता है? आयरन तो पता ही नहीं किसी को उस वक्त तक, आयरन भी नाम की कोई चीज है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। टिन जब उसमें ऐड कर देते हैं तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। जैसे बना, फिर यहां से डेवलपमेंट हुआ, फिर ये चाकोलिथिक पीरियड, फिर आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट। अब ये बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है, फिर ये खत्म हो गई। खत्म होने के बाद फिर आई ऋग्वैदिक सोसाइटी, आयरन एज जिसको बोलते हैं, आयरन का डेवलपमेंट हो गया। तो फिर ऋग्वेद, फिर लेटर वैदिक, फिर उसके बाद मॉरेंस, मॉरेंस के बाद मॉरेंस के बाद
सातवाहनास, फिर मतलब इस तरीके से नंदवन, मौर्यंस के बाद नंद आएंगे, यस नंद आएंगे, नंदवंश, क्योंकि धनानंद वाज द लास्ट पर्सन जिसको हराया गया था। ठीक है, तो मतलब कहने का ये सीक्वेंस आपको पूरा पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि शुरू से लेकर के पूरी हिस्ट्री को एक पेज में लिख दो, तो आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख दो उसको, ये आए फिर ये आए फिर ये आए फिर ये आए फिर ये आए, एक एक करके, है ना। तो इससे क्या होगा कि ब्रॉड सिनेरियो पहले पता चलेगा कि ये है क्या, हिस्ट्री का ब्रॉड सिनेरियो पता चल जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका एक दो, ये क्योंकि आता है एक क्वेश्चन कि इनको पहले कौन आया बाद में कौन, इनको अरेंज करो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी, ठीक है, ये चीजें रहेंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी इस तरीके की चीजें रहेंगी, जैसे कि अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि क्लाइमेटोलॉजी की ही बात करते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी में अब एटमॉस्फेयर को लेकर के कौन कौन सी गैसेस हैं, है ना, और ये एनवायरनमेंट को मिक्स करके पूछेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सी है ना, इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है, ठीक है, तो ये सब पूछते हैं। ठीक है, तो वो आपका मतलब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा फिर टेम्परेचर को लेकर के कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ना, टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में पूछ लेंगे, मतलब फैक्ट ही पूछेंगे। फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसे वाले नहीं होंगे, फैक्ट तो पूछेंगे ही, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट जो होंगे वो ऐसे होंगे जो आप लोग मैनेज कर लोगे। तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ थोड़ा सा और गिर गया, ठीक है ठीक है, नहीं तो गिराना नहीं है, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाना क्यों जरूरी है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर काम बनेगा नहीं, ठीक है। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सुबह रट के वो जो ऐसे करके याद करता है ना, ऐसे करके, है ना, बचपन में याद है छोटे में बैठ करके बार बार याद किया जाता है, ये तो सुबह 1 घंटे की आदत डाल लीजिए, इस एग्जाम में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 1 घंटा आपको सुबह में फैक्ट्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्ट्स ऐसी चीज है जो बार बार करने से ही याद होती है, समझ तो रहे ही हो आप, लेकिन बार बार आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, तभी जाकर के वो याद होगा, ठीक है। तो ये आज इतनी ही बात करेंगे, फिर बाकी कल से ज्योग्राफी को शुरुआत करेंगे कि भाई क्या हमें, मतलब कल से हम सीधे पूरा पढ़ना ही शुरू कर देंगे और इसको फटाफट रिवीजन मोड में लेकर के खत्म कर देते हैं ताकि आप लोग हिस्ट्री में हो, ठीक है। ठीक है, तो हिस्ट्री को लेकर के लोड नहीं लेना कि हिस्ट्री कैसे होगी और ये होगी, जो जब होगा तो करा दिया जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो जितना आपको कराया जाएगा बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन मोड वाला, ठीक है। पहले कौन आया बाद में कौन आया और कितना किसके अंदर जरूरी है, कितना किस फैक्ट के अंदर जरूरी है, बस, ठीक है। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।